तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे उतरते हैं। आज हम बात करेंगे रॉक बॉटम, यानी जीवन के उस सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की कड़वी सच्चाइयों के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उन मल्टी डिसिप्लिनरी और एकदम जमीनी तरीकों को भी समझेंगे जो पूरी तरह से बिखरने के बाद फिर से खड़े होने के लिए बेहद जरूरी हैं। सच कहें तो ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर दो चार होते हैं। इस विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, विफलता का बोझ। दूसरा, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट। तीसरा, वैराग्य का दर्शन। चौथा, फियर ट्रैप से बाहर निकलना। और पांचवा, छोटे कदमों के साथ पुनर्निर्माण। ये एक ऐसा रोड मैप है जो हार की गहराई से लेकर रिकवरी तक का पूरा सफर बड़ी आसानी से तय करेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विफलता का बोझ। सच मानिए, इससे पहले कि आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश की जाए, हार के उस भारी और दर्दनाक एहसास को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। YouTube पर एक बहुत ही कमाल की कहानी है। इसमें एक मजदूर का जिक्र है जो एक नया घर तो बनाना चाहता है, लेकिन जिद ये है कि वो पुरानी टूटी और टेढ़ी ईंटों का ही इस्तेमाल करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने अतीत को छोड़ ही नहीं पा रहा। ये कहानी हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि पुरानी गलतियों और हार के भारी बोझ को ढोते रहने से भविष्य की कोशिशें भी कैसे बर्बाद हो जाती हैं। पुरानी और कमजोर नींव पर एक मजबूत भविष्य भला कैसे खड़ा हो सकता है। और इसी बात को रेडिट पर एक व्यक्ति ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में गंभीर पढ़ाई और पैसों के झटके झेले, लेकिन उनका कहना है कि रॉक बॉटम पर पहुंचना या पूरी तरह से टूट जाना असल में एकदम साफ और नई स्लेट देता है। मतलब जब सब कुछ बिखर ही चुका है तो फिर से एक नई और बेहतर शुरुआत करने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा। खैर, अब आते हैं दूसरे भाग पर, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट। ये वो मनोवैज्ञानिक रुकावटें हैं जो तय करती हैं कि कोई इंसान हार के बाद वहीं रुक जाएगा या फिर पूरी ताकत से वापस बाउंस बैक करेगा। अब अगर इस भावनात्मक पहलू को थोड़ा क्लिनिकल साइंस के नज़रिए से देखें तो ये मनोवैज्ञानिक रेजिलियंस या मानसिक लचीलापन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है, बल्कि ये अडैप्टेशन या ढलने की एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। इसे समय और अभ्यास के साथ बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। यहीं पर कैरल ड्वेक का इम्प्लिसिट थ्योरीज का रिसर्च सामने आता है, जो कि बहुत ही अहम है। ये थ्योरी समझाती है कि कैसे लोग अनजाने में ही अपने आगे बढ़ने की क्षमता का अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्या क्षमताएं जन्म से ही फिक्स होती हैं या उन्हें मेहनत से संवारा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो रिकवरी की पूरी दिशा तय कर देता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। ये सच में हैरान करने वाला है। हमारा समाज लगभग बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। 40% लोग मानते हैं कि क्षमताएं फिक्स्ड हैं और बाकी 40% का मानना है कि इन्हें बढ़ाया जा सकता है। ये डेटा हमें बताता है कि ऐसी मानसिक उलझनों का सामना करना कितना आम है। हम सब कहीं ना कहीं इसी कश्मकश में रहते हैं। इन दोनों सोच के बीच का अंतर बहुत गहरा है। एंटिटी थ्योरी वाले लोग क्षमताओं को एक स्थिर चीज मानते हैं, इसलिए कोई भी हार उन्हें सीधे अपनी काबिलियत पर हमला लगती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट इंक्रीमेंटल थ्योरी मानने वाले लोग ये पक्का विश्वास रखते हैं कि स्किल्स को निखारा जा सकता है। उनके लिए हार का मतलब बस इतना है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और ये सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता, ये सीधा हमारे बर्ताव में झलकता है। जब कोई बड़ी मुश्किल सामने आती है तो फिक्स्ड माइंडसेट टाल मटोल और बहानेबाजी करवाता है, लेकिन वही ग्रोथ माइंडसेट लोगों को उम्मीद से भर देता है, जिससे वो नई रणनीतियां खोजते हैं और खुद को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1000। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के अपने सफर को कभी भी हार या नाकामियों की लिस्ट नहीं माना। उन्होंने इसे एक ऐसा आविष्कार बताया जिसे पूरा होने में 1000 कदम लगे। इसे कहते हैं अल्टीमेट इंक्रीमेंटल माइंडसेट, एकदम परफेक्ट उदाहरण। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, वैराग्य का दर्शन। पश्चिमी मनोविज्ञान से निकलकर अब हम पूर्वी दर्शन की तरफ चलेंगे, ये समझने के लिए कि जब नतीजे हमारे हाथ में न हो तब भी मन को शांत कैसे रखा जाए। भगवद गीता हमें कर्म योग के बारे में बताती है। ये एक ऐसा कमाल का फ्रेमवर्क है जो हार जीत के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख देता है। ये हमारा फोकस बाहरी नतीजों से पूरी तरह हटाकर हमारे काम करने की नीयत और उस काम की क्वालिटी पर लाकर टिका देता है। गीता के दूसरे अध्याय का ये 47वां श्लोक, कर्मण्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमें बड़ी गहरी बात सिखाता है।
इंसान की असली कीमत उसकी द्वारा की गई मेहनत में है। अंतिम नतीजे से खुद को अलग कर लेना या वैराग्य अपना लेना ही जिंदगी में बैलेंस और शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा टूल है। और इसी से निकलकर आती है ये 5 कदमों वाली रिकवरी प्रोसेस, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये साफ करती है कि अपनी हार को मान लेना कोई घुटने टेकना नहीं है, बल्कि ये तो बिना किसी बायस के अपनी गलतियों से सीखने और अगला सही कदम उठाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, फियर ट्रैप से बाहर निकलना। वैराग्य की इस फिलॉसफी को आधार बनाकर अब हमें उन अंदरूनी रुकावटों को पहचानना होगा जो किसी झटके के बाद इंसान को आगे ही नहीं बढ़ने देती। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करके हम फियर ट्रैप की तुलना सीधे डेयर फ्रेमवर्क से कर सकते हैं। फियर ट्रैप इंसान को नेगेटिव ख्यालों में फंसाकर मानसिक रूप से पंगु बना देता है। वहीं दूसरी तरफ है डेयर फ्रेमवर्क, जो इसका एकदम सटीक इलाज है। ये नेगेटिव विचारों से दूरी बनाने, सच्चाई को स्वीकार करने और प्रैक्टिकल गोल्स बनाने पर जोर देता है। और आखिरकार हम आ गए हैं 5वें और आखिरी भाग पर, छोटे कदमों के साथ पुनर्निर्माण। अब तक हमने जो भी थ्योरी और फिलॉसफी समझी है, चलिए उसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ बहुत ही छोटे और प्रैक्टिकल कदमों में बदलते हैं। रेडिट पर लोगों ने जो अपने असली अनुभव शेयर किए हैं, उनसे एक बात तो पक्की हो जाती है कि दोबारा खड़ा होना पूरी तरह से छोटी छोटी आदतों पर निर्भर करता है। खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाना, जैसे बस दिन भर में सही मात्रा में पानी पीना या घर का कोई एक छोटा सा काम निपटा लेना, यही वो चीजें हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा मोमेंटम या गति बन जाती हैं। इंटरनेट पर एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट चर्चा में रहता है, स्पिल्ट मिल्क यानी गिरे हुए दूध का दर्शन। अपनी आज की पहचान को अपने अतीत के नतीजों से अलग करना बेहद जरूरी है। इससे ये तय होता है कि पुरानी गलतियों को कोई ऐसी पक्की मोहर न मान लिया जाए जिसे कभी मिटाया ही ना जा सके। जो बीत गया सो बीत गया। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए डेयर फ्रेमवर्क हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या रिस्क न लेने का आराम अपनी असली क्षमता को हमेशा के लिए मार देने की उस भारी कीमत से ज्यादा बड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपनी रिकवरी की इस पूरी जर्नी में खुद ही खोजना होगा।